हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। आज का हमारा क्लास है इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो बेसिक्स टर्म्स थे, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो हम लोगों ने किया था, जिसमें इंक्लूडेड था चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इस तरह के कई सारे टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो अगर आप ये वीडियो देखने वाले हैं और आपने उस पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो हो सकता है इस वीडियो में आपको बहुत सारे आगे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप में से किसी ने वो वीडियो, पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वाले वीडियो को सबसे पहले देख लें, तब इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें, तभी इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ध्यान देंगे, पिछले क्लासेस में इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the electric current passing through a conductor, according to Ohm's law, the electric current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends through it. ठीक है, अब मैंने एक लाइन में बोल तो दिया, लेकिन इसे एक बार में इतना समझना तो आसान नहीं है, तो मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ कंडक्टर और इसके ये दो एंड्स हम लोग मान ले रहे हैं। ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बॉडी जिसके थ्रू करंट पास होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने मान लिया ये एक कंडक्टर है और इसके ये दो एंड्स है ए और बी। आप मान लीजिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल में डिफरेंस होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम लोग ले लेते हैं V। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम लोग क्या ले रहे हैं? V ले रहे हैं। एंड इनके थ्रू, इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट पास हो रहा है, उस करंट, वो कितना करंट है? दैट करंट इज कॉल्ड I। ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में V एंड द करंट पासिंग थ्रू इट इज़ I। अब यहीं से हमारा सारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा। अब फिर से ओम्स लॉ के एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे, शायद इस बार आपको कुछ समझ में आए। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the potential difference applied across the ends of a conductor, the potential difference क्या है? V। the potential difference applied across the ends of a conductor, ठीक है, the potential difference applied across the ends of a conductor is directly proportional, क्या बोल रहे हैं ये? is directly proportional to the current passing through it, to the electric current passing through it। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं? V is directly proportional to I। The potential difference applied across the ends of a conductor, the potential difference applied across the ends of a conductor, यानी कि जो V है वो लिख दिया हम लोगों ने, is directly proportional to the current passing through it। तो अगर हम लोग इस केस में ले ले, तो अगर यहाँ पे एक कंडक्टर है हमारे पास जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में कितना है? V है, एंड I करंट इज पासिंग थ्रू इट, तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? दैट V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ओम्स लॉ आप लोगों को समझ में आया। ओम्स लॉ हमसे मेनली क्या कहता है? दैट V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम लोगों को पता है कि कभी भी, यदि कभी भी एनीथिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग, देन वी रिप्लेस इट विथ द इक्वल टू साइन। हाउ? कैसे करते हैं? एक कांस्टेंट का यूज़ करके। देयर मस्ट बी सम कांस्टेंट जो इनको आपस में इक्वल करवा दे। इस केस में ये जो कांस्टेंट है वो है R। इस केस में जो कांस्टेंट है वो क्या है? R। और इसी से हमारे ओम्स लॉ का मेन फॉर्मूला बनता है, दैट इज़ V इज इक्वल टू IR। R यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, एंड दिस कांस्टेंट term is very important. It plays a very important role in the entire electricity. This constant is called, yes exactly, this constant is called resistance। This constant is called resistance। इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप लोगों ने अभी क्या सीखा ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ कहता है दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। और उसी के अगर हम लोग इक्वल टू साइन को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज अ कॉन्स्टेंट। प्लीज़ मेंशन दिस दैट R बीइंग यूज्ड हियर इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ओम्स लॉ में उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इससे एक और कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, दैट R, अगर R को इसी तरफ रहने दें एंड I को इस तरफ भेज दें, तो V बाई I इज इक्वल टू क्या हमारे पास मिल रहा है? R। एंड R इज़ अ कॉन्स्टेंट। ये आप सबको अभी मैंने बताया, यानी कि इससे आपको पता चल रहा है
कि V और I का जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ V एंड I, द रेशियो ऑफ V एंड I इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो भी V और I का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इन दैट केस कई बार इसके बारे में ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ V, दिस इज़ I करंट। देखिए मेरा ग्राफ उतना सीधा सीधा नहीं बनेगा, बट आप लोग कोशिश करेंगे परफेक्ट बनाने का। तो अगर ये V है, ये I है, इस तरफ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहे हैं किसी ग्राफ में, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर रहा है। इस तरफ हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से करंट वैरी कर रहा है, ठीक है। उसका हम लोग डेटा लेके अगर एक ग्राफ में शो कर रहे हैं तो इट शोज़ दैट अगर हम लोग रेशियो ऑफ V बाई I लेते हैं, रेशियो ऑफ V बाई I लेते हैं तो इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा? क्योंकि हम लोगों ने अभी बताया दैट V बाई I का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड अगर ये कांस्टेंट होगा पूरी तरीके से V और I का रेशियो, देन ये क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा। R इज़ कांस्टेंट, V बाई I का जो यहाँ पे ग्राफ मिल जाएगा। अगर आप इसे ग्राफ में इस्तेमाल करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करके देखते हैं V बाई I को, इन अ ग्राफ यू विल गेट द रेशियो ऑफ V बाई I ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। आपको हमेशा क्या मिलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में V बाई I का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ओम्स लॉ और ओम्स लॉ से रिलेटेड जो टर्म्स मैंने अभी आपको बताया वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओम्स लॉ मैंने बता दिया, आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है एंड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। कभी भी अगर इस तरह का ग्राफ दिया जाए, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आप हमेशा इसे कांस्टेंट लेके कंसिडर करके आगे बनाएंगे। और साथ ही साथ जो ग्राफ है वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपको पता है V और I का रेशियो थ्रू आउट चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ओके। अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या कहता था? ओम्स लॉ स्टेटेड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और अगर हम लोग इसका प्रॉपर स्टेटमेंट लिखते तो V इज इक्वल टू IR मैंने आपको बताया था। अब इसमें मैंने एक टर्म का जिक्र किया था, दैट इज़ R। R का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, रेजिस्टेंस। R का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस। और अब हम इसी टर्म के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है, इससे रिलेटेड क्या टर्म्स है, क्या फैक्टर्स है, इसे डिटेल में अब हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस होता क्या है, बहुत सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझा देता हूँ। हर बॉडी में एक टेंडेंसी होती है एक चेंज को अपोज करने की। हर बॉडी में क्या टेंडेंसी होती है, एक चेंज को अपोज करने की। सिमिलरली ये कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है। जब कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इस बॉडी की एक टेंडेंसी, इस कंडक्टर की, इस बॉडी की एक टेंडेंसी है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इस कंडक्टर की क्या टेंडेंसी है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। दिस टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी और द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। दैट इज V इज इक्वल टू IR, जिसमें R क्या होता है, रेजिस्टेंस। अगर हम लोग इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो V इज इक्वल टू अगर IR है तो R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V बाई I। R क्या हो जाएगा, V बाई I, ठीक है। इसे हम लोग जस्ट इंटरचेंज कर दिया। अब इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या गिवन है, V बाई I। तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट रेजिस्टेंस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, अगर हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन करें, रेजिस्टेंस इन न्यूमेरिकल टर्म्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस, न्यूमेरिकल फॉर्म में बता रहा हूँ। और जो एक्चुअल उसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, वो मैंने आपको बता दिया, टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई I। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी काम आने वाला है, याद रखेंगे। यहाँ से फिजिक्स के इस पार्ट में आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिलने वाले हैं, नंबर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये इसमें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। R इज इक्वल टू V बाई I, आपको V दे दिया जाएगा, I दे दिया जाएगा, R फाइंड करने को बोला जाएगा, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले को पुट करके ईजिली निकाल सकते हैं। क्लियर है रेजिस्टेंस क्या होता है,
और V इज इक्वल टू आई आर। अब जैसा कि हम लोग हर यूनिट में देखते, हर क्वांटिटी का देखते हैं कि एक यूनिट होता है, हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक यूनिट होता है। जैसे कि मास के लिए केजी होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है, टाइम के लिए सेकंड होता है, उसी तरह हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता ही है। और जो स्टैंडर्ड यूनिट जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड तरीके से यूज़ किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते थे, एसआई यूनिट। तो अब हम लोग कोशिश करने वाले हैं रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट निकालने का। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का क्या एसआई यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, एंड करंट का क्या एसआई यूनिट होता है, एम्पियर। करंट का क्या एसआई यूनिट होता है, एम्पियर। तो अगर हम लोग ऐसे बोले तो रेजिस्टेंस का क्या एसआई यूनिट है, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन अगर एसआई स्टैंडर्ड्स में बोले, अगर एसआई स्टैंडर्ड्स में बात करें तो इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ओम। इस सिंबल को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओम। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे दैट व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो लिखोगे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओम, OHM, और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। क्लियर नाउ। अब जैसा कि आपको पता है जब से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है तो हर क्वांटिटी के एसआई यूनिट को हम लोग एक बार डिफाइन ज़रूर करते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट को डिफाइन करने वाले हैं। हम लोगों से अगर पूछा जाए डिफाइन 1 ओम, तो हम लोग 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछ दिया जाए डिफाइन 1 ओम, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आता है इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि R का एसआई यूनिट ओम है, तो R 1 ओम कब होगा, when the potential difference across it is 1 volt and the current passing through it is 1 एम्पियर। तो आप लोग इसे कुछ इस तरीके से, बस इस स्टेटमेंट के थ्रू आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा। इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे, अगर आप एक बार में नहीं कर पाए तो रिवाइंड करके कर लेंगे वीडियो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम when a potential difference of 1 volt is applied across its ends, when a potential difference of 1 volt is applied across its ends when 1 ampere of current is passing through that conductor। यानी कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ कंडक्टर एंड इसके एंड्स के थ्रू A और B, हम लोग 2 पॉइंट दे रहे हैं A और B, इसके एंड्स के थ्रू इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू इट। यानी कि अगर इसके थ्रू 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके एंड्स के बीच में और 1 एम्पियर करंट इसके थ्रू पास हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, that this conductor will have a resistance of 1 ohm। क्लियर है। इसको एक और तरीके से लोग लिखते हैं, 1 यूज़ करने के बजाय लोग यूनिट लिख देते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं that a conductor is said to be a resistance of 1 ohm when it has a potential difference, when it has a unit potential difference and unit current is passing through it। ठीक है, तो यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, उसे देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर आप लिख सकते हैं, या यूनिट करंट इज पासिंग थ्रू a potential through a conductor with unit potential difference। आई होप रेजिस्टेंस आपको समझ आ गया होगा। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट 1 ओम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में बात करते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। याद है आप लोगों को कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। क्या 3 कैटेगरीज हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और जो तीसरा कैटेगरी होता है वो है सेमीकंडक्टर। ये तीनों कैटेगरीज क्या हैं, सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। कंडक्टर का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू बहुत आसानी से पास होने दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर। इंसुलेटर का मतलब क्या है, जो अपने थ्रू करंट को बिल्कुल ही पास ना होने दे, बहुत ज़्यादा अपोज करे। और सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की कंडक्टिविटी हो, जिसकी जो ना कंडक्टर जितना आसानी से पास होने दे और ना इंसुलेटर जितना लेट से, वो टाइम पे उसका नेचर डिपेंड करता है। तो इन तीनों का रेजिस्टेंस से डायरेक्ट रिलेशन, क्या डायरेक्ट रिलेशन है, जिसका रेजिस्टेंस
जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल लो होगा, यानी कि वो करंट के पासेज को बिल्कुल कम अपोज करेगा, उससे सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, दैट इज़ कंडक्टर। जिस भी सब्सटेंस के थ्रू करंट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगा, रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, वो क्या है, कंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस कर दिया गया है तो वो क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि उसके थ्रू करंट पास नहीं होगा, और इनके बीच में जो है वो क्या है, सेमीकंडक्टर। आई होप रेजिस्टेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर। इसके आगे हम लोग इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखने वाले हैं। हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, ओम, एसआई यूनिट, सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग रेजिस्टेंस में आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर्टिकुलर पार्ट से करीब करीब हर साल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते ही हैं। ये न्यूमेरिकल्स के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली भी और न्यूमेरिकल्स के लिए भी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे किन फैक्टर्स से असर पड़ेगा, किन फैक्टर्स से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आइए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज़ लेंथ। सबसे पहला फैक्टर क्या है, लेंथ। लेंथ ऑफ द क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, इसके थ्रू करंट को पास होना है, ये कंडक्टर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये सेम मटेरियल का एक मैं छोटा सा वायर लेता हूँ और एक बड़ा वायर लेता हूँ, ठीक है। अगर करंट को इसके थ्रू पास होना और इसके थ्रू पास होना, ज़्यादा आसानी से किसके थ्रू पास होगा, इससे या इससे? ज़्यादा आसानी से ऑब्वियसली इससे पास होगा। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ क्या है, कम है। जितना कम लेंथ होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, आसानी से तुरंत पास हो जाएगा। और इसी का लेंथ अगर हम बड़ा कर देते हैं तो उसको ज़्यादा लंबा पाथ ट्रैवल करना होगा, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लंबा लेंथ है किसी भी कंडक्टर का, उतना ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस ऑफर होगा और उतना कम कंडक्टेंस होगा, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। सेकंड टॉपिक दैट इज़ एरिया, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर क्या था, लेंथ था, सेकंड फैक्टर है एरिया। अब देखिए एरिया में क्या है। फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने एक वायर ले लिया, ये पतला सा वायर ले लिया, और एक इतना सेम लेंथ का इतना मोटा वायर ले लिया, ठीक है। ये एरिया क्या है मैं आपको बता दूं, ये एरिया जो हम लोग डिस्कस करते हैं दिस इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये, यानी कि ये जो इसका सरफेस पे है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये वायर है तो ये इसका फेस जो होता है, ये क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक हम लोगों ने पतला वायर ले लिया और एक ये थोड़ा सा मोटा वायर ले लिया। तो सिंपल सी बात है, किस में ज़्यादा आसानी से चार्ज फ्लो कर पाएगा, किस में ज़्यादा आसानी से करंट फ्लो कर पाएगा, जिसमें ज़्यादा एरिया मिल रहा है। इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा के ड्रिफ्ट करके ट्रैवल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आराम से इधर इधर से ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर पा रहा है। इसमें क्या है, इसके पास जाने के लिए जगह का बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये आपस में टकरा टकरा के स्लो मूव करेगा। जबकि ये क्या होगा, ईजिली इसके पास ज़्यादा स्पेस है तो ये ईजिली ड्रिफ्ट कर सकता है। यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना आसानी से कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, और जितना ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा उतना ही कम उस कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है। सो रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया, जितना चौड़ा है उसका क्रॉस सेक्शन, उतना आसानी से उससे करंट पास होगा, यानी कि उतना ही कम उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, ठीक है, और जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। अगर एकदम कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, उसके थ्रू जल्दी करंट को पास होने नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक दो फैक्टर्स देख लिए, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल या आप मटेरियल भी लिख सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। इसे हम लोग रो से कंसिडर करते हैं। आप में से किसी को ये पी के जैसा लगेगा,
हल्का सा दिखता भी है, ये रो से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल दैट इज़ रो। अब आपको सिंपल इसमें एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ खास नहीं है, आपको पता है अलग अलग मटेरियल जो होते हैं, अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो कंडक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के होते हैं, और डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट नेचर होते हैं, डिफरेंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो अगर हम लोग सब्सटेंस चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। जैसा मटेरियल है, आप मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक सी बात है कि वो चेंज होना ही होना है। फोर्थ जो हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में क्या होता है, मैं आपको अगर ये डिटेल में नहीं पढ़ना है तो मैं आपको क्लियर बता दूँ दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विथ लोअरिंग द टेम्परेचर। क्यों, एक सिंपल लाइन में डिटेल बता देता हूँ, ऑल्दो आपको उतना डिटेल नहीं पढ़ना है। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं दे पिकअप मोर एनर्जी। मोर एनर्जी की वजह से वो ज़्यादा इधर उधर टकराते हैं, ज़्यादा कोलिजन्स करते हैं, और ज़्यादा कोलिजन्स जब होगा तो वो ईजिली आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस उस पूरे कंडक्टर का बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा बात, टेम्परेचर बढ़ा तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा ड्रिफ्ट करेंगे इधर उधर, और ज़्यादा आपस में कोलाइड भी करेंगे, वो आगे की तरफ नहीं एक जगह पे ही कोलाइड ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा कोलाइड होने की वजह से क्या होगा, वो इजीली आगे फॉरवर्ड नहीं जा पाते, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एंड दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, दैट इज़ द रिलेशन। तो नॉर्मली ये चार्ट होते हैं, लेकिन हमारे केस में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलते हैं। हम लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर को नॉर्मली कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो हमारे लिए जो मेन 3 फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं वो क्या है, ए लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। हम लोगों को 3 जिन फैक्टर्स से मतलब है वो है लेंथ, एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल। और अगर हम इन तीनों को एक जगह पे कंबाइन करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ 1/a एंड रो। तो अगर तीनों को एक जगह करते तो ये हो जाएगा रो L/a, और इसे अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं इक्वल टू से, तो जो कांस्टेंट होता है वो होता है 1, इसलिए ये सीधा आ जाएगा R इज इक्वल टू रो L/a। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/a। ये जो फॉर्मूला है ये कंडक्टर के अंदर के फैक्टर्स को आपको शो कर रहा है इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि अंदर के फैक्टर्स क्या क्या हैं, रो नेचर ऑफ मटेरियल, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो एक अगर आपके पास कंडक्टर गिवन है, उसका लेंथ गिवन है, उसका एरिया गिवन है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये लेंथ है, ठीक है, और नेचर ऑफ मटेरियल रो से गिवन है। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू अंदर के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए किसी भी तरह के न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम आने वाला, बहुत ज़्यादा काम आने वाला ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L/a। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ L/a एंड यू आर डन विथ इट। क्लियर है। अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे रो, जिससे हम लोग नेचर ऑफ मटेरियल को शो कर रहे हैं। ये रो क्या है, ये रो भी जितना रेजिस्टेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ उसी तरीके से रो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि रो होता क्या है। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। रो का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी। अब आगे हम लोग रेजिस्टिविटी पे ध्यान देने वाले हैं, रेजिस्टिविटी पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस बताया था और उसमें इस टर्म का जिक्र किया, दैट इज़ रो। इसे मैंने क्या बताया, इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। एंड इसका सीधा कनेक्शन किससे है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि अगर हर मटेरियल का, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, हर मटेरियल का अलग वैल्यू होगा रेजिस्टिविटी में। हर मटेरियल का क्या होगा, रेजिस्टिविटी के हिसाब से अलग वैल्यू होगा। अब पहले हम लोग देखेंगे, हर क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग देखते थे दैट उसका यूनिट क्या होता है। देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा। हमें पता है R इज इक्वल टू रो L/a है, तो रो को एक साइड रखते हैं हम लोग, रो को एक साइड रखते हैं और बाकी सबको एक तरफ भेजते हैं। R इधर था, A गया इस तरफ, तो R इंटू A/L नीचे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रो क्या हो गया, R इंटू A/L। अब सबका यूनिट पुट करते हैं, हमें ऑटोमेटिकली इसका यूनिट मिल जाएगा। R का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का क्या होता है, SI यूनिट, मीटर स्क्वायर। एंड लेंथ का मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर गया, ठीक है। तो बचा हमारे पास क्या, ओम मीटर। यानी कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, अगर हम लोगों से SI यूनिट पूछा जाए रेजिस्टिविटी का, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़
ओम मीटर, और आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ओम मीटर से। क्लियर है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम मीटर। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेजिस्टिविटी को डिटेल में समझने के लिए कि ये होता क्या है। हम लोगों ने इसका एसआई यूनिट तो डिक्लेयर कर दिया ओम मीटर। आपको पता था अभी तक हम लोगों ने 1 वोल्ट को डिफ़ाइन किया, 1 एम्पियर को डिफ़ाइन किया। सिमिलरली अगर हम लोगों ने सबके यूनिट को डिफ़ाइन किया है तो सिमिलरली हम लोग 1 ओम मीटर को भी डिफ़ाइन करने वाले हैं। अगर हमें किसी कंडक्टर में 1 ओम मीटर को डिफ़ाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे? रो इज़ इक्वल टू है RA/L। ठीक है, अगर हमें इस यूनिट को 1 ओम मीटर करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इस साइड भी सारे को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, यानी कि 1 ओम इंटू 1 मीटर स्क्वायर बाय 1 मीटर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम मीटर। ध्यान देंगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम मीटर when the conductor has a resistance of 1 ohm with unit length and unit area of cross section. When the conductor has a resistance of 1 ohm with unit length and unit area of cross section. यानी कि हम लोग कभी भी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी 1 ओम मीटर कब कहते हैं? व्हेन द कंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। यानी कि अगर ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 1 मीटर, एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, और इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 1 ओम इज़ द गिवन रेजिस्टेंस। जब ये 3 चीज़ हमारे पास गिवन होगा तो इसका रेजिस्टिविटी हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 ओम मीटर होगा। आई होप आर रेजिस्टिविटी आपको क्लियर हो चुका है। ये किस चीज़ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। ऑलवेज रिमेंबर एवरी मटेरियल हैज़ ए यूनिक रेजिस्टिविटी। सबका रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। किसी का 10 टू द पावर 14 में आएगा, किसी का 10 टू द पावर -14 ओम मीटर तक भी हो सकता है। काफ़ी हाई से काफ़ी लो तक ये वेरी करता है रेजिस्टिविटी। एक क्लियर बात मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि आप देख सकते हैं रो और आर क्या होते हैं? हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रो और आर कितना है? क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना हाई रेजिस्टेंस होगा, और जितना हाई रेजिस्टेंस होता है उतना पुअर कंडक्टर होता है। यानी कि अगर किसी मटेरियल का हाई रेजिस्टिविटी है, इफ़ अ मटेरियल हैज़ हाई रेजिस्टिविटी, तो नॉर्मली अगर बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? इंसुलेटर्स के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और अगर लो रेजिस्टिविटी होगी, लो रेजिस्टिविटी होने के केस में वो क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। रीज़न मैंने अभी आपको बता दिया है। रीज़न क्या है कि रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हाई रेजिस्टिविटी यानी कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या है? हाई है। अगर हाई रेजिस्टिविटी है, हाई रेजिस्टेंस है, तो वो इंसुलेटर है। लो रेजिस्टिविटी है, लो रेजिस्टेंस है, तो ये कंडक्टर है। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। चलते हैं हम लोग आगे टॉपिक की तरफ। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक सुपर कंडक्टर्स पे। नॉर्मली ये टॉपिक ज़्यादा पढ़ा तो नहीं जाता, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम्स में इसे पूछ दिया जाता है, तो हम लोग सुपर कंडक्टर्स को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। बहुत ब्रीफ में हम लोग जान लेंगे यहाँ पे। सुपर कंडक्टर्स का मतलब क्या है? मैंने आपको कंडक्टर्स बताया था। कंडक्टर्स का मतलब क्या था? सच मटेरियल्स विच अलाउज द पासेज ऑफ करंट थ्रू इट ईजिली। सुपर कंडक्टर्स का मतलब ये है, अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, यानी कि वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का पासेज बिल्कुल भी अपोज ही ना करे, तो वो क्या होगा? उसके थ्रू करंट बिल्कुल इजीली पास होगा, बिल्कुल इजीली, स्पीडली, आसानी से पास होगा। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, मैंने क्या बताया, ये एक कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया? ज़ीरो। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर के रूप में दिखेगा, बहुत बढ़िया कंडक्टर ये बन जाएगा। ऐसा कंडक्टर होगा कि इसमें किसी तरह का रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो करंट क्या होगा? इसके थ्रू बहुत आसानी से पास होगा, बिल्कुल आसानी से पास होएगा। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। such materials or such substances whose resistance is zero are called superconductors। अब देखिए, नॉर्मली इन जनरल केस की अगर हम लोग बात करें तो जनरली ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे कि कोई भी मटेरियल ऐसा हो जो ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे, जिसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोल पाएँ। नॉर्मल कंडीशंस में ये पॉसिबल नहीं। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है सिर्फ एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर।
जब कहीं का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो, ठीक है, जब कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो तो ही सुपरकंडक्टर्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। वन सच एग्जांपल इज़ मरकरी। मरकरी को अगर हम लोग बहुत लो टेम्परेचर पे ले आते हैं, वो टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन। मरकरी एट 4.2 केल्विन ऑफर्स ज़ीरो रेजिस्टेंस। मरकरी एट 4.2 केल्विन कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? ज़ीरो। तो इस कंडीशन में, एट दिस स्पेसिफिक कंडीशन, मरकरी एक्ट्स एज अ सुपर कंडक्टर। नॉर्मली नहीं, नॉर्मली इन जनरल कोई भी सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट नहीं करता है, लेकिन इन स्पेशल कंडीशन मैंने क्या बोला, एट वेरी लो टेम्परेचर सम सब्सटेंसेस टेंड टू एक्ट एज सुपर कंडक्टर्स। वन ऑफ सच एग्जाम्पल्स इज मरकरी। मरकरी एट 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन बहुत ही लो टेम्परेचर है, उस पर ज़ीरो रेजिस्टेंस शो करता है, दैट इज़ ये सुपर कंडक्टर्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है सुपर कंडक्टर्स, इसके पहले रेजिस्टिविटी, सारा कुछ डिटेल कर दिया है। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल के थ्रू देख लेते हैं कि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कैसे डील करते हैं रेजिस्टेंस से, और हम लोग आज के वीडियो को ख़त्म करेंगे फिर। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखने वाले हैं कि आर से रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं। एक बहुत ही सिंपल, मैं आपको बेसिक एग्जांपल देने वाला हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ 4 ओम। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल्ड? फर्स्ट केस, एरिया इज़ डबल्ड बाय जॉइनिंग सिमिलर वायर। यानी कि सपोज़ ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम बताया गया है। आपको बोला जा रहा है कि एक सिमिलर वायर को हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, एक सिमिलर वायर को ज्वाइन कर दे रहे हैं और इसका लेंथ क्या कर दे रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं। अगर ये L था तो ये एक और L लेंथ का वायर इसमें सिमिलर वायर ज्वाइन कर दी, तो इसका रेजिस्टेंस को पे क्या असर पड़ने वाला है? सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले फर्स्ट केस को देखते हैं। आपको पता था एट R इज इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L बाय ए। अब पहले का रेजिस्टेंस क्या था? 4 ओम था। अब सिंपल सी बात आप बताइए, पहले लेंथ L था तो ये था। अब अगर लेंथ हम लोग 2L कर देते हैं, ठीक है, तो R डैश क्या हो जाएगा? रो 2L बाय ए, ठीक है, और R इज इक्वल टू रो L बाय ए क्या था? 4 ओम था। आपको पता है कि इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था? 4 ओम था। रो L बाय ए का वैल्यू कितना था? 4 ओम। लेकिन अब नए केस में क्या हो गया? हम लोग R डैश नया रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और नया रेजिस्टेंस हम लोग क्या लिख रहे हैं? रो इंटू 2L, लेंथ की जगह क्या है? 2L हो गया। लेंथ हमें पता नहीं था तो हम लोगों ने L ले लिया, और नया रेजिस्टेंस क्या ले, नया लेंथ क्या ले लिया? 2L, जस्ट उसका डबल। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू रो L बाई ए, और हमें पता है कि रो L बाई ए का वैल्यू क्या था? 4 ओम। तो ये हो गया 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 ओम। यानी कि अगर हम लोग लेंथ डबल कर देते हैं, लेंथ हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। 4 ओम की जगह इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, एट अगर एरिया डबल कर देते हैं बाय ज्वाइनिंग सिमिलर वायर। यानी कि ये एक वायर है जिसका एरिया क्या है? ए है। इसके ऊपर से एक और वायर हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है, जिससे क्या हो गया? इसका एरिया जस्ट डबल हो गया। पहले एरिया ए था और अब क्या हो गया? न्यू 2A। तो आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जिसका वैल्यू क्या था? 4 ओम गिवन है। अगर हम लोग एरिया डबल कर देते हैं दैट इज़ रो L बाई 2A, तो हमें पता है कि रो L बाई ए का वैल्यू क्या गिवन है? ये हो जाएगा रो L बाई ए इंटू 1/2, और रो L बाई ए का वैल्यू क्या था? 4 ओम, यानी 4 इंटू 1/2 कितना मिल जाएगा हमें? 2 ओम। यानी कि अगर आप एरिया डबल करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ। यही बात मैं तब से बता रहा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। अगर एरिया डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्लियर है? तो व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस इफ लेंथ इज डबल? जस्ट डबल द रेजिस्टेंस। एंड व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस इफ एरिया इज डबल? जस्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो ये मैंने एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब आज का आपका काम है इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से पूरे लास्ट तक पढ़ें। ठीक है, एक एक टॉपिक पे नोट्स बनाएं। ठीक है, उसके बाद नोट्स बनाने के बाद आपको सारे न्यूमेरिकल्स को फॉलो करना है। सारे न्यूमेरिकल्स फॉलो करके लास्ट तक सारे न्यूमेरिकल्स बना के रेडी रखें। इसके अलावा अगर कहीं पे किसी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ सेंड इन मी द क्वेश्चन। किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट में, किसी भी तरह के क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ सेंड इन मी द क्वेश्चन थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो।
ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।